कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसके बाद में हाथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। किरचॉफ करंट लॉ को दोबारा एक बार सही तरीके से समझ लेते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। किरचॉफ लॉ ये लॉ मतलब ये नियम जब काम में लिया जाता है जब आपका ओम्स लॉ काम में नहीं आता है, तो उस टाइम पे हम यदि किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे ओम्स लॉ की जगह किरचॉफ्स लॉ यूज किया जाता है। इसमें किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं केबीएल, और सेकंड है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अब पहले हम केसीएल के बारे में पढ़ते हैं। केसीएल क्या चीज़ है? केसीएल है it state that the algebraic sum of current entering a node is zero। मतलब कि किसी भी नोड के अंदर जो करंट होता है, जो टोटल करंट है वो जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग ए नोड इज जीरो। मतलब कि नोड के अंदर टोटल जो करंट होता है या इंटरिंग करंट एंड आउटपुट करंट पूरा जीरो होता है। ठीक है, इसके बारे में दूसरे नीचे मैंने ऑप्शन में दूसरी तरीके लिखा है सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड। मतलब सम ऑफ टोटल करंट जो एंटर करता है, सम ऑफ करंट लीविंग ए नोड। मतलब कि करंट नोड से निकलने वाला करंट और नोड के अंदर जाने वाला करंट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। ये पॉइंट है बीच वाला, इसे हम क्या मान सकते हैं? नोड। ठीक है, अब इसके अंदर जो आने वाला करंट है और जाने वाला करंट है दोनों इक्वल होते हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं? तो I1 है जो क्या है आने वाला करंट है, और I2 है जो जाने वाला करंट है। I3 भी आ रहा है इसके अंदर नोड के अंदर, और I4 है वो भी अंदर आ रहा है, और I5 बाहर निकल रहा है। तो ऐसे हमें पता कर सकते हैं कि बाहर जाने वाले पहले लिख लेते हैं I2 प्लस I5, I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I1, या I1 प्लस I2 और I3 प्लस I4, ये हो गए। तो ये सही तरीके से मैथमेटिकली इसको हम ऐसे समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, मतलब कि टोटल जो करंट होता है किसी नोड के अंदर वो टोटल जीरो होता है। ठीक है, यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। इस डेफिनेशन को याद कर लेना, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग ए नोड इज जीरो। या दूसरी तरीके से लिख सकते हैं सम ऑफ करंट इंटरिंग ए नोड इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग ए नोड। इसके बाद में हम केसीएल पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रखा है, देखो ये ए पॉइंट है। यहाँ पे जो ए पॉइंट है इसको नोड मान लेते हैं, और उसके बाद में A5 यहाँ से बाहर निकल रहा है। आई जो आई है I4 है जो अंदर जा रहा है, I3 बाहर निकल रहा है, I2 बाहर निकल रहा है, I1 बाहर निकल अंदर आ रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे एक तरीके से इक्वेशन लिख दी है। कैसे कि जो अंदर आ रहा है I1 अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसको प्लस में ऐड कर दिया। और जो बाहर निकल रहा है, हमको ये क्या करना है कि I1 जो अंदर आ रहा है उस करंट को तो हमें प्लस में ले लेना है, और जो बाहर निकल रहा है करंट उसको क्या मानना है ना, माइनस ले लेना है। तो यहाँ पे I2 भी माइनस है, क्योंकि यहाँ पे करंट I2 बाहर निकल रहा है, और I3 की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, इसलिए क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। ए पॉइंट से ये करंट बाहर निकल रहा है। उसके बाद में I4 है जो प्लस है, क्योंकि करंट इसके नोड के अंदर की इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। फिर उसके बाद में I5 जो इसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, ये ए से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो बताया था मैंने, इसका जो फॉर्मूला था। इसके बाद में हमने इनको सही तरीके से समीकरण के रूप में जमा दिया है। ठीक है, देखो I1 I2 इसको मैंने लिख दिया सही तरीके से। I1 और माइनस I2 है, तो इसको हमने माइनस माइनस को अलग कर दिया, और प्लस प्लस को अलग कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, आई जो बाहर अंदर मतलब कि जो बाहर निकल रहा है उनको एक जगह किया, और आज जो अंदर जा रहा है करंट उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसके बाद देखो I1 प्लस I2, I1 प्लस I4 है, इन दोनों को ये दोनों करंट है। ठीक है, I1 प्लस I4 ये दोनों करंट क्या है, बाहर निकल रहे हैं। I1 प्लस I4 ये अंदर आ रहे हैं, और I3 I2 और I5
ये तीनों करंट इससे बाहर निकल रहा है तो ये इक्वल टू हो जाएंगे दोनों के, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटकमिंग करंट। जो एक सर्किट ये दे रखा है, इस सर्किट को आप खुद देख के सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर हमें जो I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसके क्या करना है, ए पॉइंट है यहाँ पे, जो ए पॉइंट दे रखा है इसको क्या मान लेना, नोड मान लेना है। उसके बाद में जैसे करंट जो बाहर निकल रहा है उसको इक्वल मान लेना है, फिर उसके बाद में कर लेना। देखो मैंने कर रखा है, इसको सही तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो द वी एक्सप्रेस द अबव कंसोलेशन द समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट इन अबाउट फिगर। इस फिगर के अंदर करंट के जो रिलेशन है उसको बारे में पता करना। तो देखो इसमें क्या कि अंदर आने वाले करंट और बाहर निकलने वाले करंट को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो I3 अंदर आ रहा है, I4 अंदर आ रहा है, और I1 आ रहा है अंदर, और I5 भी अंदर आता है। मतलब I2 के इक्वल को इधर इक्वल कर देते हैं, इक्वल मतलब कि I2 इक्वल टू इनको सबका इक्वल जो ऐड है I1। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, ए, क्योंकि I1 ही इक्वल टू और जो समय है इसके अलग है, मतलब कि जो सब अंदर जा रहे हैं करंट, तो इसलिए इसका इक्वल ही हो जाएगा। इसका आंसर बी ए हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम किरचॉफ करंट लॉ पढ़ लिया, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ जो आपको देखो इसकी नाम से पता चल रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके अंदर क्या चीज़ आने वाला है, वोल्टेज, ठीक है। उसके अंदर क्या था, करंट। करंट तो हम इसका डेफिनेशन मान सकते हैं कि यदि किसी सर्किट या किसी वहाँ पे हमने क्या मतलब यूज़ किया था, नोड यूज़ किया था। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमें ऐसा याद रखना है, यहाँ पे लूप का डेफिनेशन में लूप का यूज़ करेंगे, या बोल सकते हैं मैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0। मतलब कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट अराउंड ए क्लोज पाथ इज 0। मतलब एक क्लोज लूप है या पाथ मान लेते हैं, उसके अंदर जो ऑल वोल्टेज होता है उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। या इसके दूसरी डेफिनेशन मान सकते हैं, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेज। मतलब कि जो ड्रॉप, जहाँ पे ड्रॉप कहाँ होता है, ड्रॉप जहाँ पे यदि किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप उत्पन्न होगा। और यद जो और राइज क्या होता है, राइज मतलब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यदि कहीं पर बैटरी लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लगे हुए सोर्स, एक दो दो है ना, उसके बाद में ये 3 सोर्स लगे हुए थे, इन सोर्सों को क्या मानेंगे, राइज। और इसके बाद में जो ये 2 लगे हुए हैं इनको क्या मानेंगे, ड्रॉप। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हुआ है ये वाला, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होगा। क्योंकि ड्रॉप क्या चीज़ है कि जब इसी सर्किट में यदि हम वोल्टेज V1 दे रहे हैं, और यदि V2 से होकर यदि वोल्टेज गुजर रहा है, तो उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ पॉइंट है ये वाला, तो इस पॉइंट पे हमें करंट जो वोल्टेज की वैल्यू है जो पहले थी, मतलब कि जो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे वैल्यू कम होगी, तो इसे ही क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। और ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैथमेटिकली, किरचॉफ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो अपन ने वहाँ पे करंट किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था वो किस पर डिपेंडेंट था, चेंज ऑफ चार्ज। और जो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये डिपेंड ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। और जहाँ पे हमने करंट का क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। यही दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट इसके कुछ जो डायग्राम दे रखा है इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। समझना तो क्या है, मैंने आपको समझा ही दिया कि जो ये 2 पॉइंट है, ये जो ये है V1 और V2 और V3, ये क्या है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे ये वोल्टेज राइजेज है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या चीज़ है नेक्स्ट स्लाइड पे देख ली,
साइन कंजर्वेशन ऑफ KVL, मतलब कंजर्वेशन साइन कंजर्वेशन है। ये तो आपके कुछ सवाल कुछ ऐसे कुछ काम की नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के मतलब कि जो मैंने समझा रखा है कि एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को क्या मान लेंगे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, और ये जो पॉइंट है नीचे वाले, इन पॉइंटों को मान लेंगे वोल्टेज राइजेज। तो इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो I1 प्लस B जो जहाँ पे ड्रॉप आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे भी ड्रॉप आएगा वहाँ उसको हमने जैसे करंट में जहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है तो उसे क्या माना था, माइनस माना था। उसी प्रकार से जहाँ पे ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, यदि ये ड्रॉप है तो इनको क्या मानना है, माइनस के चिन्ह का लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जब एल्जेब्रिक सम जैसे मतलब कि जैसे 1 2 3 जोड़ते हैं, यदि उसमें जैसे कि कोई ABCD का अक्षर नहीं आता, मतलब कि जैसे 1AB, जैसे कि अलजेब्रिक सम मतलब होता है कि जैसे 1 2 3, ये तो होगा अलजेब्रिक सम। और एक होता है बीज ट्रिग्नोमेट्रिक सम, मतलब कि जो दूसरा होता है इसमें ये होता है 1A, ऐसे 1A प्लस 2B ऐसे होता है। तो मतलब ये अपन को अलजेब्रिक सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम में ये चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, एक तो ये और एक ये। अलजेब्रिक सम इस चीज़ को कहते हैं जिसमें कि मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी एलिमेंट दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, जो से ए है ये B है, तो यहाँ पे टोटल बेस्ट ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि 1 + 2, तो ये है अलजेब्रिक सम। तो इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज में यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, ये इनको क्या बताया मैंने आपको, वोल्टेज, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू क्या है, वोल्टेज राइजेज। तो इनको दोनों को, इनको अलग जोड़ देना, इसको अलग जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V1 है, यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या मानेंगे, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है, राइजेज। अब फिर V2 है, माइनस है क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है। ये V3 है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है। फिर ये V4, तो यहाँ पे है वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज क्या राइजेज। और जो ये नीचे वाला ये जुड़ा हुआ है, ये भी एक तरीके से क्या मानेंगे इसको, वोल्टेज राइजेज। तो एक मेन चीज़ इसमें ये एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है कि जब भी आप कभी भी कोई भी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, क्योंकि ये डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन है एक, जैसे आप यदि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यदि आप इस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे जो दे रखा है, जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ये B1 पॉइंट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या मानेंगे, प्लस, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे रेजिस्टेंस से होकर वोल्टेज गुजर रहा है, तो रेजिस्टेंस में हमेशा मान लेना, जब भी कहीं पे रेजिस्टेंस आ जाए तो वहाँ पे स्टार्टिंग करने से पहले माइनस पॉइंट लगा ही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में V2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये माइनस है, ये माइनस है। ये मेन कारण है कि माइनस क्यों आया है, माइनस इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखो यहाँ पे B1 को पॉजिटिव रखा है, B2 को माइनस रखा है, और B3 को माइनस रखा है। फिर यहाँ पे देखो V4, क्योंकि यहाँ का जो अगले वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है, प्लस पॉइंट है, इसलिए इसको प्लस रखा है, ठीक है। जैसे ही हम ऐसे इधर आते हैं तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अगला वाला जो पॉइंट याद रखना है, तो ये क्या है, माइनस इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और इसको एंड यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, यदि मतलब कि इसको इस डायरेक्शन में घुमा देते हैं, देखो जैसे इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाओगे, जैसे ही आप एंटी क्लॉक घुमाओगे तो उससे डायरेक्शन अलग हो जाएगी, और उसमें आपको क्या करना है, इसकी जो साइन है, जो साइन मतलब जो चिन्ह है उसको आप लिखते हैं, इसमें उल्टा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो हमने इसको माइनस मान लिया। फिर उसके बाद में इधर जा रहे हैं, तो इधर जो ये पॉइंट है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दिया। इधर जा रहे हैं, इसके बाद में ये अगला वाला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर दिया। अब इसमें देखो यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट क्या है, नेगेटिव, तो इसको भी हमने V1 को नेगेटिव मान लिया। फिर उसके बाद में V4 में इसका अगला वाला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव, इसमें क्या हो, पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में घूमते हो, जिसका अगला वाला पॉइंट, जैसे कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें प्लस माइनस है, ये है, तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जिस अगली जो इसमें ये पॉइंट को छोड़ देना, अगला वाला जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, तो इसको अपन को जहाँ पे साइन चेंज कर साइन लगाना है वहाँ पे इनको लगाना है। जैसे अगर जैसे ऐसे आ गया प्लस माइनस आ गया, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन,
तो अपन को ये वाला माइनस चिन्ह लेना, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको लेना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का यही मेन डिफरेंस है। और इसमें अगर लग दो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ये तो आपको मैंने इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बता ही दिया। फिर उसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो ये स्लाइड है ये भी एक क्या मान सकते, एक तरीके से बोले तो ये एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू v1 v2, v1 एंड v2 की वैल्यू याद करनी है, कैलकुलेट करनी है v1 और v2 की वैल्यू। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो v1 जो यहाँ पे ये जो दे रखा है इसकी और इसकी वैल्यू याद करनी है, मतलब कि वोल्टेज राइजेज और वोल्टेज ये क्या है मैंने आपको बता दी, ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप्स की वैल्यू याद करनी है अपन को। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसको करने के लिए आपको देखो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने पर जो ऊपर वाला जो ये दो चीज़ होती है, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो यहाँ पे नीचे वाला जो छोटा निशान होता है उसे क्या मानते हैं, माइनस, और ऊपर वाला निशान क्या मान लेते हैं, प्लस, ठीक है। ये ऊपर वाला निशान है, ये प्लस है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12 वोल्ट है, तो इसको हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे 12, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ जैसे इधर चाहते हैं, तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इधर से स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर इसको मान लेते हैं माइनस का b1, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे इधर जाएंगे नीचे नीचे इस डायरेक्शन में जाएंगे इधर, तो -8 है। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें यदि आप जो आपने अभी पढ़ा नहीं है इसमें वो थॉर्म लगती है नॉर्टन थ्योरम, और यदि दूसरा है मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस, वो उसके हिसाब से करेंगे तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए 8 वोल्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका आंसर देगा v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 12 -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू 6, ठीक है। तो v1 की वैल्यू क्या पे 6 दे रखी है, सी वाला, इसका मतलब आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा एक्सप्लेनेशन जैसे यहाँ पे दे ही दिया, v1 माइनस v1 की वैल्यू कहाँ पे के इक्वल टू क्या आ रही है, 8, मेरे थोड़ी गलती कर दी यार, जो यहाँ पे गलती हो गई मेरे पे, वो 12 -8 इक्वल टू क्या हुआ था, मैंने 6 बोल दिया। बारह -8 4 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके बाद में वोल्टेज डिवीजन रूल्स, जो ये फॉर्मूले हैं इनको आप याद कर लीजिए। वोल्टेज डिवीजन रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में देखो। वोल्टेज डिवीजन रूल्स में कुछ नहीं करना है अपन को, जिसका वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, तो उसका तो जिसका जैसे किसी का भी हम वोल्टेज इम्पोर्टेंट रिलेशन फार्मूला ये वाला, इन फार्मूलों को याद कर लीजिए आपको, और कुछ नहीं। ये सर्किट है, इसके अंदर ये सर्किट है, तो इसके लिए ये फार्मूला याद करना अपन को बहुत ज़रूरी। जैसे यहाँ पे वोल्टेज ये वाले v1 और ये इनकी वॉल्यू अगर याद करनी है तो अपन को ये फार्मूला याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम चलते हैं, देखो वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर द रजिस्टर्स के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल्स ये फार्मूले हो गए। मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे ये फार्मूले। जैसे कि मतलब b1 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू याद करनी है तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका जो b1 है, b1 की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। अपन को किसकी वैल्यू याद करनी है, b1 की वैल्यू याद करनी है। तो b1 की वैल्यू याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, b1 का जो रजिस्टेंस हुआ दे रखा है उसको मान लेंगे अपॉन जो टोटल रजिस्टेंस है उसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है।
और जो टोटल वोल्टेज है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यदि V1 की वैल्यू निकालनी है। और यदि V2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना है, V2 यहाँ पे लिख देना है, फिर रेजिस्टेंस है इसकी जगह V2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ पे V2 लिख देना है। ये V2 अगर ज्ञात करना है तो R2 ऊपर रख देंगे, ऊपर नीचे R1 प्लस R2 लिख देंगे, इंटू B से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद में ये वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर 3 रजिस्टेंस, मतलब ये मैंने क्या मान रखा था, ये तो 2 रजिस्टेंस जुड़े होते हैं। यदि अगर 3 रजिस्टेंस जुड़े हैं, जैसे कि ये रजिस्टेंस इधर है, एक रजिस्टेंस यहाँ पे, एक रजिस्टेंस यहाँ पे, 3 रजिस्टेंस जुड़े हैं, तो यदि इनका वोल्टेज निकालना है तो B1 B2 B2 B3, मतलब ये तीनों जो रजिस्टेंस जुड़े हैं इनके जगह पर जो वोल्टेज निकालना है, तो उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को B1 निकालना है, ठीक है। B1 निकालना है तो इक्वल टू क्या मानेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर ऊपर रख देंगे R1 अपॉन जो टोटल वोल्टेज सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। R1 R2 प्लस R3 इंटू क्या कर देंगे, बी से जो टोटल वोल्टेज जो ये वोल्टेज है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बी इन, तो यहाँ पे इस जो वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। जिसका भी निकालना है ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे रख देना है R1, जैसे ही हम, और एक यूनि मतलब सही तरीके से, जैसे कि हमें एन रजिस्टेंस जुड़ा है, तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि 2 ही रजिस्टेंस जुड़ा हो, यदि मतलब कि मल्टीपल टाइप में रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यदि किसी सर्किट के अंदर के बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस जुड़े हुए, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैंने एक फिक्स फार्मूला बता दिया है आपको, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये फार्मूला फिक्स है। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, यू एन इक्वल टू मतलब बी एन, मतलब वोल्टेज ज्ञात करना है तो बी एन अपॉन आर एन, जो जिसका ज्ञात करना है एन की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, अपॉन में जितने वे टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ देना है और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। एक तो रेजिस्टेंस ले लिया 1K ओम का, एक ले लिया 2K ओम का, एक 6K ओम का। तो इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, पॉइंट जो ये दे रखे हैं इन पे हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है। तो आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि यदि आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, V1 जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देगा R1, तो आई देखो ओम्स लॉ क्या होता है, B इक्वल टू आई आर, ओ बी इक्वल टू आई आर, बी ना बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, आई की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू याद करनी है। तो देखो अब हमें बी की याद करनी है, तो देखो ये 1K ओम है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से रेजिस्टेंस निकाल लिए तो 1 एम से, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यदि 2 ओम इससे निकालना है, इसका निकालने के लिए क्या वोल्टेज डिवीजन रूल्स भी लगा सकते हैं वैसे हम इसमें से। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए देखो एक लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट दे रखा है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं आरामी से, क्योंकि ओम्स लॉ ने देख रखा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर होता है। जहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस हो तो इससे यदि 1 एम्पियर निकलेगी तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 वोल्टेज। यदि 6 एम्पियर निकल रहा है तो इसमें 6 वोल्टेज एम्पियर हो जाएगा। और यदि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता, वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता, तो हमें इसमें से जो वोल्टेज ज्ञात करना है उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल का फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करंट डिवीजन रूल्स, करंट डिवीजन रूल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। करंट डिवीजन रूल, जब भी अगर हमें करंट डिवीजन रूल में एक तरीके से देखें तो वोल्टेज डिवीजन रूल का बिल्कुल अपोजिट है। अब वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर रेजिस्टेंस लिख देते थे उसका सेम, और जो टोटल रेजिस्टेंस थे उनको ऐड कर देते थे, ठीक है, और इनटू क्या कर देते थे, बी की वैल्यू। अब इसमें क्या उल्टा है, इसमें क्या है कि यदि B1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब B1 मतलब एक तरीके से बोले तो I1 की करंट की वैल्यू ज्ञात करनी I1 की, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देना है। हमको यहाँ पे R2 लेना है, रेजिस्टेंस क्या लेना है, जैसे यहाँ पे R1 लिया था तो हमें यहाँ पे उल्टा ले लेना R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में टोटल जो करंट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, मतलब जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसको ऊपर हमें मल्टीप्लाई कर देना है। उसको मैं इस जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे द इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन है, इनको याद रख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये बहुत ही काम आएगा यदि कोई सर्किट सॉल्व करेगा तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूले है। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। I1 इक्वल टू R2 आई अपॉन R1 प्लस R2, I2 इक्वल टू R1, मतलब कि जो यहाँ पे दे रखा है, जो यहाँ पे दे रखा है वो वहाँ पे रेजिस्टेंस का अपोजिट डायरेक्शन वाला रेजिस्टेंस काम में लेना है।
ठीक है। ये जो ये अगर एन जो एन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये फार्मूला, 3 फार्मूले मैंने बता दिए। देखो वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए 2 फार्मूले थे, 2 फार्मूले ये हैं, एक फार्मूला ये है। इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, आपका कोई भी सर्किट सॉल्व करोगे कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इन सीरीज एंड वोल्टेज इज टोटल वोल्टेज एंड I इज द टोटल करंट, देन वोल्टेज अक्रॉस R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है यदि सीरीज कनेक्शन में जुड़े हैं रेजिस्टेंस। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो सीरीज में जुड़ा है 3 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ये जुड़े हुए हैं सीरीज कनेक्शन में। इन सीरीज B इज टोटल वोल्टेज, यहाँ पे B है जो टोटल वोल्टेज है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, R3 ज्ञात करनी है। ठीक है, और इस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज इधर जुड़ा हुआ है, तो हमें टोटल जो इसमें से क्या ज्ञात करना है, R2 से जो वोल्टेज निकल रहा है उसको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो जो वोल्टेज जुड़ा है, देखो यहाँ पे क्या करना है, V2 की वैल्यू याद करनी है। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 अपॉन जो टोटल वोल्टेज जुड़े हुए हैं इनको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, जो टोटल वोल्टेज है B, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या मिल रहा है, 2, मतलब कि यहाँ पे B इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में कुछ न्यू और तरीके समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन मतलब कि जो किस काम में आते हैं इनका किरचॉफ्स लॉ का, इसके बारे में समझ लेते हैं। दे कैन बी यूज्ड ऑफ टू एनालिसिस एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का यूज किया जाता है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, क्या है एप्लीकेशन, क्या है किरचॉफ्स लॉ के, उसके बाद में फर्स्ट आपको लिख देना है, दे कैन बी यूज टू एनालाइज एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का यूज में लिया जाता है। उसके बाद है कंपटीशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज कॉम्प्लेक्स सर्किट, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर से यदि करंट और वोल्टेज की वैल्यू याद करनी है तो उस टाइम पे हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इनका यूज़ किया जाता है, यह आपको याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है, लिमिटेशन ऑफ, जैसे कि कोई भी काम करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होती है, उसी प्रकार से किरचॉफ्स लॉ की भी एक लिमिट है, तब तक ही आप किरचॉफ्स लॉ का यूज कर सकते हैं। द लिमिटेशन ऑफ किरचॉफ्स बोथ लॉ इज दैट इज वर्क अंडर द assumption that there is no fluency magnetic field in the closed loop and their current flow any through conductor and wire। ठीक है, इसके बाद में देखो ये फार्मूला d∅/dt, ये एक तरीके से क्या बोल रहे, तो इसके बारे में आउटसाइड एलिमेंट, ठीक है, dq/dt, ये तो किसका करंट का फार्मूला, d∅/dt, ये क्या है, किसी भी सर्किट से बी मतलब वोल्टेज मान लेते हैं, यदि इस वोल्टेज निकालना है तो d∅/dt। जब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है तो इसके लिए, तो विद्युत क्षेत्र के लिए जो करंट निकलता है, जो ये तो विद्युत के लिए ये वैल्यू दे रखी है, जो ये करंट, ये मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए करंट निकाल सकते हैं। इनसाइड एलिमेंट वायर, रजिस्टर्स और सोर्स इनसाइड एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद में लिमिटेशन तो ये है ही, होते हैं। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अगली वीडियो में। यहाँ आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल J2 Study। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आई लव यू।